हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अवध के अधिग्रहण के बारे में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध रियासत के जो पारस्परिक संबंध थे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अवध का स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में कब और कैसे आया। मुग़ल साम्राज्य से राइट फ्रॉम मुग़ल डायनेस्टी हम बात स्टार्ट करते हैं। तो मुग़ल साम्राज्य से अवध जो है 1722 ईस्वी में मुग़ल का सूबा सबसे पहले स्वतंत्र होता है। मुग़ल साम्राज्य के नियंत्रण से मुक्त होने वाला पहला सूबा अवध था और अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहान उल मुल्क था। वह मुग़ल दरबार में ईरानी गुट का नेता था और सैयद होते हुए भी सैयदों के पतन में सहयोग देने के कारण उसे कुछ जात और मनसब प्रदान किए गए और तत्पश्चात उसे भरतपुर की जागीर मिली और इस तरह से अवध का स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया और इसके पश्चात अवध के साथ कई रियासतें मुग़ल साम्राज्य से स्वतंत्र होने लगी। तत्पश्चात हम देखते हैं कि स्वतंत्र अवध के साथ सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध कैसे हुआ, किस तरह से उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो हम देखते हैं कि 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ उसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला जो था वो कंपनी की सेना से परास्त हुआ, क्योंकि बक्सर के युद्ध में 3 भारत की महत्वपूर्ण शक्तियां शामिल थी। उसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी उसमें शामिल था और दोनों पक्षों के मध्य फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और ये इलाहाबाद की संधि भारत की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग साबित होती है, जो भारत की कई महत्वपूर्ण 3 रियासतों को पराजित करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नाम का सिक्का जमाया। उन रियासतों में बंगाल, बिहार, उड़ीसा अलॉन्ग विद अवध एंड दिल्ली का शाह आलम सेकंड और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का शासक और इसके साथ ही अवध का शासक शुजाउद्दौला भी था। अब इलाहाबाद की जो संधि हुई इन तीनों रियासतों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की, इस संधि के अनुसार अवध से कड़ा और इलाहाबाद के प्रदेश लेकर मुग़ल सम्राट शाह आलम को दे दिए गए तथा 50 लाख रुपया लेकर अवध के नवाब को वापस कर दिया गया। इस संधि के बाद नवाब शुजाउद्दौला अथवा उसके उत्तराधिकारियों में से किसी भी अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध न तो कोई स्वयं ने संघर्ष किया और न ही कंपनी के विरुद्ध होने वाले किसी संघर्ष में भाग लिया। लेकिन ये इलाहाबाद की संधि के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध का राज्य और उसकी धन संपन्नता, वैभवता और उसका राजनीतिक अस्थिरता जो थी वो सब नज़र आ गई और ईस्ट इंडिया कंपनी अवध में धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगी और अब अवध पर कंपनी का धीरे धीरे सीधा ही प्रभाव होने लगा। ये बड़ा एक इतिहास का बड़ा टर्निंग पॉइंट था और इस तरह से अवध पर कंपनी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और नवाब के खर्चे पर उसकी सहायता के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी गई। नवाब द्वारा समय समय पर सेना का खर्चा न दे सकने पर कंपनी अवध के प्रशासन में हस्तक्षेप करके बकाया रकम वसूल करने लगी और आवश्यकता अनुसार कंपनी ने संधि के द्वारा प्राप्त अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके एक के बाद एक और संधियां करने के लिए अवध के नवाबों को मजबूर किया और प्रत्येक संधि द्वारा कंपनी की शक्ति में वृद्धि होती चली गई और यह क्रम इलाहाबाद की संधि पत्र के 3 वर्ष तक प्रारंभ हो गया और लंबे समय तक चलता रहा। यहाँ तक हम बात करी, आगे के वीडियो में हम और बात करते हैं। 1768 की संधि अब ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाबों के बीच होती है। इलाहाबाद की संधि के बाद शुजाउद्दौला ने अवध के सैन्य संगठन की ओर पुनः ध्यान दिया और सेना की संख्या में वृद्धि की और उसे नवीनतम अस्त्र शस्त्रों से, हथियारों से सुसज्जित किया। वास्तव में अवध की सुरक्षा के लिए सेना का पुनर्गठन होना आवश्यक था, परंतु कंपनी के अधिकारियों को शुजाउद्दौला का यह कार्य अंग्रेजों के हितों के विरुद्ध प्रतीत हुआ। फलतः कलकत्ता के गवर्नर वेरलस्ट ने शीघ्र ही एक प्रतिनिधि मंडल अवध के नवाब से बातचीत करने के लिए बनारस भेजा, जिसने शुजाउद्दौला को एक नई संधि के लिए बाध्य किया।
1768 की संधि के अनुसार शुजाउद्दौला की सैनिक संख्या सीमित कर दी गई तथा नवाब को यह आश्वासन देना पड़ा कि वह अपनी सेना में 35,000 से अधिक सैनिक नहीं रखेगा। इस संधि के परिणाम स्वरूप नवाब की सैनिक शक्ति कम हो गई और उसके विस्तार का क्रम रुक गया। अब वॉरेन हेस्टिंग्स और बनारस की संधि के बारे में बात करते हैं। 1773 ईस्वी में मराठों के संभावित आक्रमणों से सुरक्षा हेतु वॉरेन हेस्टिंग्स तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य बनारस की संधि हुई। उसमें कुछ शर्तें तय हुई, जैसे कड़ा और इलाहाबाद के जिले शाह आलम से लेकर अवध के नवाब को दे दिए गए। नवाब ने इसके बदले में कंपनी को 50,000 रुपया देना स्वीकार किया तथा यह भी तय हुआ कि नवाब की प्रार्थना पर कंपनी उसकी मदद के लिए सैनिक सेवा प्रदान करेगी। नवाब इस सेना का पूरा खर्चा कंपनी को देगा और नवाब ने अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की भी स्वीकृति दे दी। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता पाकर नवाब ने रुहेलखंड पर अपना अधिकार कर लिया और इस संधि के द्वारा नवाब अंग्रेजों की सैनिक सहायता पर निर्भर हो गया। 1775 में शुजाउद्दौला की तो मृत्यु हो गई और उसके पुत्र आसफउद्दौला ने अवध का नवाब बना दिया गया और उसने 1775 ईस्वी में पुनः अंग्रेजों के साथ फैजाबाद की संधि की और जिसके अनुसार अवध की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेजी सैनिक ब्रिगेड अवध में रखना निश्चित हुआ, जिसका खर्चा नवाब ने देना स्वीकार किया और इसके बदले में अवध के नवाब ने बनारस, गाजीपुर और चुनार के जिलों को कंपनी के अधिकार में हमेशा के लिए सौंप दिया। इस संधि के परिणाम स्वरूप राज्य की आर्थिक शक्ति का एक बड़ा भाग ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर खर्च होने लगा। परिणाम स्वरूप स्थानीय सैनिकों को नौकरी से हटाना पड़ा और नवाब वैसे ही अयोग्य तथा विलासप्रिय था, जिससे राज्य में अव्यवस्था फैल गई और अंग्रेजी सेना का खर्चा इतना अधिक था कि नवाब उसे सरलतापूर्वक चुकाने में असमर्थ हो गया। किंतु वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपना धन वसूल करने के लिए अवध की बेगमों के साथ अमानवीय और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, जिसका उदाहरण इतिहास में बहुत कम देखने को जैसा मिलता है। 1768 की संधि अब